CH45 रिश्ता शरारत अयान की नोक-झोंक अभी तक खत्म नहीं हुई थी। शरारत अयान से हार मानकर घर में रह तो गई, लेकिन उसने न सुबह का नाश्ता किया, न दोपहर का लंच और न ही रात का डिनर करने को वो तैयार हुई। रात के तकरीबन 12 बजे बज गए थे, लेकिन वो सो तक नहीं रही थी। अयान अपने कमरे लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसने भी खाना नहीं खाया था। वो इस वक्त अपने आसपास की चीजें भूल सारा ध्यान अपने काम में लगाए हुए था। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, तुरंत ही वो शरारत के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि लंच डिनर ब्रेकफास्ट तीनों टेबल पर ही पड़े हैं, जो मेड कमरे में रख कर चली गई थी, और शरारत ने नहीं खाया। ये देख अयान कमरे के और अंदर आया, मगर उसे शरारत कहीं नहीं दिखी। अयान समझ गया कि अब उसे शरारत कहाँ मिलेगी। अयान सीधा बालकनी में गया, जहाँ शरारत बालकनी की रेलिंग दोनों हाथ से पकड़े खड़ी दिखाई दी। वो इस वक्त अंजोर की रात में चांद तारों में कुछ ढूंढ रही थी। उसकी नजरें एकदम वही टिकी हुई थी। तभी पीछे से अयान शरारत को देखकर बोला, अंडस्को, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? जिस पर शरारत में अपनी नजर आसमान से हटा ली और बालकनी से नीचे देखते हुए बोली, मेरा मन नहीं है खाने का। अयान, अंडस्को, खाना तुम्हारे मन को नहीं, तुम्हें खाना है। चुपचाप आओ और खाना खाओ। तभी शरारत एकदम से पीछे मुड़ी और लगभग चिल्लाते हुए अयान को बोली, अंडस्को, कहा ना नहीं खाना मुझे खाना। समझ नहीं आता क्या, एक बार में जब देखो अपनी मर्जी चलाते हो। तभी अयान 4 कदम शरारत की तरफ बढ़ाते हुए उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। अब शरारत, जो अयान से काफी छोटी हाइट की थी, अयान ने थोड़ी गर्दन झुकाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अंडस्को, हाइट देखी है अपनी? इतनी ऊंची तुम्हारी हाइट भी नहीं है, जितनी ऊंची तुम्हारी आवाज निकलती है। इसे बढ़ाओ, और हाइट बढ़ाने के लिए खाना खाना पड़ता है। मुझे बार बार तुम्हें ठूस ठूस कर खाना खिलाने पर मजबूर मत करो। कहकर अयान शरारत का हाथ पकड़ लेता है और उसे बेड के पास ले जाकर बेड पर बैठा देता है और खुद टेबल से खाना उठाकर उसके सामने रख देता है। इसे खाओ, अंडस्को, अयान ने शरारत को खाना खाने को कहा। वही शरारत 2 सेकंड इधर उधर देखकर हार मानकर खाना खाने लग जाती है। फिर शरारत अयान को एक नजर देखते हुए पूछती है, तुमने खाया क्या? इस पर अयान कोई जवाब नहीं देता। शरारत अयान को समझ गई थी और उसने खाने की बाइट बनाते हुए अयान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे देख अयान एकदम हक्का बक्का रह गया। लेकिन ये भाव उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। तभी शरारत ने अयान से इशारे में कहा, खाओ, अंडस्को। अयान ने शरारत के हाथ से वो खाने का बाइट उसका चेहरा देखते हुए खा लिया। उसे काफी अपना सा लगा ये सब। तभी उसके चेहरे पर प्यारी सी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे शरारत ने नहीं देखी थी। इधर बिन्नी जो पड़ी कर रही थी, अनिका को गुमसुम अपने साथ बैठा देख वो उससे पूछी पड़ी, अंडस्को, क्या है अनु डार्लिंग? अब क्यों परेशान है तू? अब तू ये मत कहना कि तुझे तेरी फैमिली से झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि झूठ तो मैंने कहा था। अनिका, अंडस्को, बिन्नी, मुझे बच्चों की तरह मत बहला। सच छुटपाने वाला भी झूठा ही होता है। उस ऐसों की वजह से मुझे अपनी क्यूट इनोसेंट सी फैमिली के सामने लाया बनना पड़ रहा है। सच बता रही हूँ, अब अगर वो मेरे सामने आया ना। तभी बिन्नी बीच में बोली, अंडस्को, तो फिर तू अपना कंट्रोल खो देगी और उसकी बाहों में गिर पड़ेगी और कुछ नहीं हो पाएगा तुझे अन्नू। अनिका बिन्नी की बात पे चिढ़ते हुए बोली, अंडस्को, तू पहले ये सब याद दिला दे। मुझे किसी से बात नहीं करनी। मैं जा रही हूँ सोने। अगली सुबह तुषार, एकांश, काव्या जी
सौम्या सब सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हमेशा की तरह माहौल बिल्कुल शांत था। विशाल के चेहरे पर अजीब सी कश्मकश नजर आ रही थी। वो मन ही मन बोला, अंडस्को, अचानक इस एकांश को हो क्या गया है? बिल्कुल बदल गया है ये तो। इसने जो काम मुझे दिया है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे ऐसा करने को कहेगा। वहीं काव्या जी के भी पसीने छूटे हुए थे। वो बार बार एकांश का चेहरा देख रही थी और कुछ सोच रही थी। एकांश चुपचाप नाश्ता कर रहा था। तभी उसके बगल में बैठी सौम्या, जो बिना एकांश की मर्जी से आकर एकांश के बगल के चेयर पर बैठ गई थी और तुरंत ही नाश्ता करने लगी, जिस वजह से किसी ने उसे वहां से उठने को नहीं कहा था। अब वो टेबल के नीचे से अपना पैर एकांश के पैर पर फेरने लगी और धीमे से आहें भरते हुए वो एकांश को देखकर लेजी मुस्कुराहट लाने लगी, जिसे देख एकांश ने कोई मूवमेंट नहीं की और वो चुपचाप नाश्ता करता रहा। सौम्या झल्लाई हुई बिल्ली की तरह नाक चढ़ाते हुए मन ही मन बोली, अंडस्को, क्या है ये इंसान? एक नजर मेरी तरफ देख तो, आज कितनी हॉट लग रही हूं मैं। अगर देख लेगा ना, तो आज ऑफिस जाना ही कैंसिल कर देगा। फिर सौम्या ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ टेबल के नीचे से आगे बढ़ाते एकांश की थाई पर पहुंचा दिया और होले होले उसके थाई को रब करने लगी। तभी अपने जांघ पर सौम्या का हाथ देखते ही एकांश ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और सौम्या को देखते हुए कहा, अंडस्को, रॉन्ग मूव बेबी। तुम्हारा हाथ यहाँ नहीं, अपने नाश्ते में होना चाहिए। तभी काव्या जी एकांश और सौम्या को एक दूसरे को देखते हुए देखकर बोली, क्या हुआ बच्चों? अंडस्को। सौम्या घबराते हुए काव्या जी को जवाब देती है, अंडस्को, कुछ नहीं आंटी जी, बस ऐसे ही। सौम्या ने अपना हाथ टेबल पर रखा और गहरी सांस लेते हुए बोली, अंडस्को, क्या बकवास इंसान है ये। मेरे छूने से इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लगता है अब इसे कुछ और ही दिखाना होगा। नाउ रेडी टू प्ले हॉट गेम विथ मी ऐसो। सोचते हुए सौम्या ने अपने बाल उंगली से घुमाना शुरू कर दिए। नाश्ता करने के एकांश ऑफिस के लिए निकलने वाला था कि तुरंत तो तुषार भी उसी के साथ उठ गया। तभी तुषार ने एकांश से कोल्ड वॉइस में कहा, अंडस्को, तुम्हें और मिस ओबरॉय को जो काम दिया है वो हो जाना चाहिए। आज शाम को मुझे अच्छी खबर मिल नहीं चाहिए, वरना दोनों अपना बोरिया बिस्तर लेकर घर से निकल जाना। तुषार तो इसकी बातों से डर ही गया था। वही काव्या जी भी एकांश की बातों को सुन हैरत में थी। वो बस एकांश के चेहरे को ही देख रही थी, मगर एकांश की नजर एक बार भी काव्या जी के चेहरे पर नहीं जी। वो सीधे अपना ब्रीफकेस लेकर मेंशन से बाहर चला गया। इधर माथुर निवास में बिन्नी अनिका को जगाकर कमरे से बाहर नाश्ता करने आ गई। वो रात भर नहीं सोई थी। पूरी रात उसने असाइनमेंट लिखे थे, क्योंकि आज असाइनमेंट जो जमा होने वाले थे। डाइनिंग टेबल के पास आते ही सुनीता जी ने उससे बड़े प्यार से ही गुड मॉर्निंग विश किया और बोली, अंडस्को, बिन्नी बच्चे, एक बार जाकर वीर के कमरे में उसे जगा दो ना प्लीज। रात में 2 बार घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर का चक्कर काटा है उसने, और फिर अभी तक सोया हुआ है। आरव की मॉम और उनके कुछ रिलेटिव वहां है। वीर को बोलो उन्हें खाना देकर आए। बेचारी कब तक कैंटीन का खाना खाते रहेंगे। मैंने नाश्ता पैक कर दिया है। तभी बिन्नी हाँ मैं अपना सर हिलाकर वहां से वीर के कमरे की तरफ बढ़ी। वीर के कमरे के दरवाजे पर जाते ही बिन्नी के कदम अचानक रुक गई, जब उसने देखा कि वीर बेड पर पेट के बल पलटकर सर कर सोया हुआ है। तभी बिन्नी वीर के कमरे में दाखिल हुई। वीर का चेहरा सॉफ्ट पिलो में धंसता जा रहा था, मगर वो इस वक्त भी काफी क्यूट लग रहा था, जिसे देख बिन्नी के प्यारे से चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। बिन्नी भी वीर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी।
मगर वीर को तो बिन्नी की फीलिंग की कोई कदर ही नहीं थी। वो बस बिन्नी को अपनी कजन सिस्टर अनिका की दोस्त के रूप में ही ट्रीट करता था। इधर बिन्नी वीर के चेहरे को इतने प्यार से और गौर से देख रही थी जैसे उसे अभी खा जाएगी। वो थोड़ा झुककर फर्श पर खड़े वीर को बारीकी से देख रही थी। तभी उसके पैर में उसे कुछ गुदगुदी सी महसूस हुई, जिसे उसने इग्नोर कर दिया और फिर से वीर को देखने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर पर कुछ महसूस हुआ, जो उसके पैर पर रंग रहा है। अचानक जब बिन्नी नजर नीचे फर्श पर अपने पैरों पर पड़ी, तो वो चिल्लाकर पैर झटकते हुए बेड पर चढ़ गई। और अभी उसका चिल्लाना बंद नहीं हुआ। बिन्नी की चिल्लाहट सुन वीर एकदम से जाग गया और हैरत के साथ बिन्नी को अपने बेड पर देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। बिन्नी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अंडस्को, वो भी मेरे बेड पर। नीचे उतरो। तभी बिन्नी डरते हुए वीर से बोली, अंडस्को, वीर, वीर प्लीज मुझे नीचे मत उतारो, नीचे छिपकली है, प्लीज 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 छिपकली को भगा दो प्लीज यार। वीर हक लाते हुए बोला, छ छिपकली कहाँ है छिपकली? वीर ने फर्श पर देखा और राहत की सांस लेते हुए बोला, बिन्नी पागल हो गई हो क्या तुम? यहाँ कोई छिपकली नहीं है, फालतू में तुमने मुझे भी डरा दिया। तभी बिन्नी चौंकते हुए बोली, मतलब तुम्हें भी छिपकली से डर लगता है? वीर अंडस्को, हाँ बचपन से ही। एक बार डैड ने मुझे पनिशमेंट देने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया था और उस कमरे में 2 छिपकली थी और दोनों ही दीवार पर लड़ते वक्त मुझ पर कूद गई। एक मेरे शर्ट के अंदर घुसी और दूसरी शर्ट के ऊपर चढ़ गई। उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी थी। इसी तरह मैंने उन्हें खुद से दूर किया, लेकिन आज तक वो डर मेरे जहन में है। बिन्नी अंडस्को, नाइस स्टोरी। वीर, स्टोरी की बच्ची, मेरे बेड से नीचे उतर, अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? बिन्नी मदहोशी भरी आवाज में वीर के करीब आते हुए बोली, अंडस्को, क्या सोचेंगे? वीर बिन्नी का चेहरा अपने इतने करीब देख एक पल के लिए उसकी आंखों में खो गया। फिर भी बोला, अंडस्को, तुम चुपचाप हटती हो या नहीं? बिन्नी वीर पर चढ़ते हुए बोली, अंडस्को, नहीं हटूंगी। बिन्नी की बात सुन वीर ने बिन्नी की कमर में हाथ डाला और दोनों हाथों से उसकी कमर ग्रिप करते हुए उसे पकड़कर बेड के दूसरे साइड पटक देता है और खुद बेड से उतरकर बाथरूम चला गया। बिन्नी वीर को जाता देख नाक चढ़ाते हुए बोली, अंडस्को, खड़ूस कहीं का, क्यों इसे मुझ पर प्यार नहीं आता? इधर घर का डोरबेल कोई जोर जोर से इसे बयाने लगा। तभी सुनीता जी इरिटेट होते हुए दरवाजा खोलती है और सामने वो जिस शख्स को दिखती है उसे आंखें फाड़ के 2 मिनट देखकर उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, अंडस्को, काबू तू। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि काव्या आइब्रोया खुद थी, जिन्हें सुनीता जी ने लगभग उनके नाम का निकनेम बनाते हुए कहा, अंडस्को। तभी काव्या जी को कुछ परेशान सी लग रही थी। सामने वो सुनीता जी को देखकर बोली, अंडस्को, सुनीता, तुम दोनों एक दूसरे के गले मिली, क्योंकि इत्तेफाक से दोनों सेम कॉलेज से ही पढ़ी हुई थी। सुनीता जी ने काव्या जी को घर के अंदर बैठाया और वही काव्या की घर में नजरें घुमाते हुए सुनीता जी से बोली, अंडस्को, यहाँ अनिका कहीं नहीं दिखाई दे रही। तभी सुनीता जी चौंकते हुए काव्या जी से पूछने लगी, अंडस्को, तुम उसे कैसे जानती हो? तभी काव्या जी पॉइंट पर आते हुए जवाब देती है, Chef 46 I wanna meet you now sweetheart। काव्या जी जैसे ही माथुर निवास की दहलीज पर दस्तक देती है, उनकी मुलाकात सुनीता जी से होती है, जो कि उनकी कॉलेज फ्रेंड निकलती है। सुनीता जी बिना कोई सवाल जवाब किए काव्या जी को घर के अंदर ले आती है। तभी काव्या जी घर में नजरें दौड़ाते हुए अनिका को ढूंढने लगती है।
और उन्होंने सुनीता जी से अनिका के बारे में पूछा। अनिका बच्चे कहीं नजर नहीं आ रही। काव्या जी का सवाल सुन सुनीता जी थोड़ी चौंक जाती है और उनसे पूछती हैं कावू, तुम अनिका को कैसे जानती हो? तुम तो खुद मुझसे इतने सालों बाद मिल रही हो। मेरे बच्चों के नाम तुम्हें कैसे पता? तभी काव्या जी थोड़ी हकलाती हुई सुनीता जी से कहती है सुनीता, मैं यहाँ किसी इम्पोर्टेंट बात के लिए आई हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है, लेकिन अच्छा ही हुआ तुम मुझे मिल गई। तभी अपने कमरे से निकलती हुई रागिनी जी सुनीता जी से पूछती है, क्या हुआ भाभी, कौन है ये? सुनीता जी रागिनी जी को जवाब देती है रागिनी, ये काव्या है, मेरी कॉलेज फ्रेंड। आज अचानक ही इसने हमारे घर पर आकर मुझे दर्शन दे दिए, वरना कॉलेज से निकलने के बाद इसने चुपचाप ही बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली और गुमनाम जिंदगी जीने लगी। रागिनी जी ने और उनके लिए कुछ नाश्ता लेने जाने लगी। तभी काव्या जी ने सुनीता जी से कहा, मैं एक बार आप सब घर वालों के साथ बैठकर कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या सभी यहाँ पर आ सकते हैं? अनिका भी आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। सुनीता जी काव्या जी की बात समझ तो नहीं पा रही थी और थोड़ा असमंजस में भी थी, मगर फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है कावू, तुम्हें जो कहना है सबके सामने कह देना। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें अचानक मेरे परिवार से क्यों मिलना है, लेकिन ओके, मैं सबको बुलाती हूँ। थोड़ी देर में सुनीता जी ने सबको आवाज लगाकर हॉल में बुला लिया, साथ में अनिका को भी। अनिका जो अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर बेमन से अपने बाल संवार रही थी, उसके कान में भी सुनीता जी की आवाज पहुंची, तो सारा काम छोड़ छाड़ कर वो कमरे से बाहर निकली और उसने देखा कि हॉल में पूरा परिवार, साथ में एक अनजान लेडी और उसके घर में बैठी हुई है। तभी घर के दरवाजे पर एक और शख्स आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि तुषार था। उसके हाथ में एक छोटा सा हैम्पर था। वो घर वालों के बिना परमिशन घर के अंदर आ गया। तुषार को देख काव्या जी ने परिवार वालों से कहा, ये हमारे मैनेजर है तुषार अग्निहोत्री। हम लोग आप सब से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं और कुछ मांगना चाहते हैं। आई होप आप लोग हमें मना नहीं करेंगे। तभी सुनीता जी बोली, क्या बात है काव्या, तू ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, जैसे हमसे हमारी पूरी प्रॉपर्टी मांगने वाली है तू। और मांगे भी तो मेरे नाम जितनी प्रॉपर्टी है ना, सब तुझे दे दूँ। आफ्टर ऑल तू मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है। सुनीता जी काव्या जी से काफी फ्रेंडली बात कर रही थी, मगर काव्या जी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो सुनीता की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, बल्कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ अपनी ही मन की ही बोलने आई है। सुनीता जी को देखकर काव्या हल्का सर मुस्कुराते हुए और आनंद और वेदांश जी को देखकर अपनी बात रखती है, मुझे अपने बेटे के लिए अनिका का हाथ चाहिए। काव्या जी का इतना शब्द सुन सुनीता जी, वेदांश जी, आनंद जी हक्के बक्के रह गए और वीर के कमरे से निकलती बिन्नी और खुद वीर भी अचानक ही जब इस बात को सुनते हैं तो जहां से आ रहे थे वही खड़े रह जाते हैं। सुनीता जी, कावू, क्या कह रही है अचानक तू? आज ही मेरे घर आई और अब? तभी काव्या जी सारे घर वालों को देखते हुए कहती है, मुझे पता है, अचानक मेरा आप लोगों के घर में आना और सीधा आपकी बेटी के हाथ को मांगना बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, लेकिन मैं आप लोगों के पास बहुत उम्मीद से आई हूँ। हम लोग आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। अनिका ये सब कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। सामने उसके रिश्ते की बात चल रही थी, कोई उसका हाथ मांगने आया था
और उसे खबर ही नहीं थी कि वो है कौन। वही वीर ये सब सुनकर चिढ़ते हुए घरवालों के बीच आ टपका और काव्या जी से बोला, अंडस्को, देखिए आंटी जी, आप जो कोई भी है, हमें आपके इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे घर में शादी लायक कोई लड़की नहीं है। अनिका अभी सिर्फ 20 साल की है और पढ़ाई करती है। काव्या जी वीर से कुछ बोलती इससे पहले ही वेदांश जी बोल पड़े, आप अचानक अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर क्यों आई है? और सिर्फ हमारी बेटी ही क्यों? हमने तो अभी उसका रिश्ता ढूंढने की कोई बात ही नहीं चलाई है। तभी काव्या जी ने वेदांश जी से कहा, अंडस्को, मैं एकांश सिंह ओबरॉय की माँ हूँ, काव्या ओबरॉय, और आप लोगों ने न्यूज़ तो देखी नहीं होगी, किस तरीके से लोग आपकी बेटी और मेरे बेटे के बीच रिलेशन के रूमर्स फैला रहे हैं। मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, लेकिन मुझे आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद है और मेरा बेटा भी आपकी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है। आपकी बेटी को हमारे घर में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, वो हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। तभी आनंद जी ने काव्या जी को जवाब देते हुए कहा, अंडस्को, देखिए हमारी सिर्फ एक ही बच्ची है और हम उसकी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते और ना ही वो करना चाहेगी। बच्ची है, वो अभी पढ़ाई कर रही है। इन छोटे छोटे रूमर्स की वजह से हम उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे हम लोग और सारी बातें क्लियर कर लेंगे। पूरा परिवार है हमारा उसके साथ। रही बात आपके बेटे की और आपको हमारी अनिका पसंद है, तो अच्छी बात है। हमारी अनिका है ही ऐसी कि किसी को भी पसंद आ जाती है, लेकिन शादी तक बात पहुंचाना, ये कहाँ की समझदारी है। तभी सुनीता जी काव्या से बोली, सारी बातें मुझे भी पता है और तुझे भी। अनिका बहुत छोटी है, शादी नहीं कर सकती वो अभी। हम लगभग 5 साल तक उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। पढ़ना चाहती है वो, साइकेट्रिस्ट बनना चाहती है। इधर बिन्नी अनिका के पास आ खड़ी हुई और उसका हाथ पकड़कर धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, अंडस्को, ये क्या हो रहा है? गांजा फूक के आई है क्या ये औरत? ये तेरे लिए एकांश का रिश्ता लेकर आई है। इसने सोच कैसे लिया तेरे घर वाले इतनी कम उम्र में तेरी शादी करवा देंगे? तभी अनिका जो आंखें बड़ी करके वो सारा तमाशा देख रही थी और सुन रही थी, बिन्नी से धीमी आवाज में बोली, अंडस्को, पता नहीं बिन्नी, आखिर चल क्या रहा है ये सब? मुझे उस एकांश सिंह ओबरॉय से बात करनी चाहिए। ये सब उसी का किया धरा है। क्या कहूँ मैं, सबके सामने मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तभी काव्या जी पूरी फैमिली से फुल एंड फाइनल बात बोलती है, अंडस्को, आप लोग तुरंत मना मत करिए। एक बार अच्छे से सोच लीजिए। मेरे बेटे ने आज तक किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा है। आपकी बेटी में कुछ तो ऐसी बात है जिसने उसे शादी तक की बात सोचने पर मजबूर कर दिया। प्लीज आप लोग इस बारे में सोचिएगा जरूर। अनिका को मेरे बेटे जैसा लड़का कभी नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से फिर मिलने आऊंगी। तभी काव्या जी की नजर दूर खड़ी दरवाजे के पास अनिका पर जाती है, जो बिल्कुल हैरानी से सब कुछ देख सुन रही थी। काव्या जी उठकर तुषार के हाथ हेम्पर लेकर अनिका के पास जाते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर बड़े ही प्यार से सहलाते हुए बोलती है, बहुत खूबसूरत हो तुम और बहुत एडोरेबल भी, तभी मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया है। काव्या जी ने अपने हाथ का एक छोटा सा हेम्पर अनिका को पकड़ाते हुए कहा, अंडस्को, ये रख लो बेटा, तुम्हारा फोन टूट गया था ना? अनिका के चेहरे पर तो जैसे कोई भाव ही नहीं थे, वो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। काव्या जी हाथ जोड़कर सबको नमस्ते बोलकर तुषार के साथ जाने ही लगी। तभी तुषार ने एक नजर अनिका को देखा और मन ही मन सोचते हुए काव्या जी के पीछे पीछे चल दिया, अंडस्को, लड़की सुंदर तो बहुत है,
लेकिन अचानक एकांश के मन में ऐसा क्या आया कि वो एकदम से हस्बैंड मटेरियल बनने का सोच बैठा। बात है इस लड़की में। काव्या जी के जाते ही सारे घर वाले सोच में पड़ गए। तभी वेदांश जी बोल पड़े, हद है, इस घर में न जाने क्या क्या हो रहा है। पहले वो मीडिया वाले और उसके बाद अचानक ही हमारी बच्ची का हाथ मांगने कोई भी उठकर आ जाता है। मैं तो कहता हूँ अनिका का एडमिशन विदेश के कॉलेज में करा देते हैं। बाहर रहेगी तो इन सब चीजों से दूर रहेगी। अनिका क्या बोलती, क्या करती, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सीधे भागते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे बिन्नी भी आई तो उसने देखा कि अनिका पेट के बल अपने बेड पर पड़ी है और फूट फूट कर रो रही है। बिन्नी अनिका के सिर को सहलाते हुए उसे संभालते बोली, अंडस को, तू पागल हो गई है क्या? इतनी सी बात पर रोना धोना चालू कर लिया तूने। तेरी फैमिली ने उन्हें मना कर दिया ना। बात खत्म। हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। आज असाइनमेंट जमा होने हैं। चल कॉलेज, इन सब बातों में ध्यान देगी तो तेरा फ्यूचर बर्बाद समझ। तभी अनिका तकिए से मुंह चिपका कर रोते हुए बोली, अंडस को, मुझे नहीं जाना बिन्नी। मुझे मुझे चुपचाप यही रहने दे। मेरा असाइनमेंट तू जाकर जमा कर दे। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है। क्यों वो लड़का मेरे पीछे पड़ा है? मुझे उसकी शक्ल देखनी। उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती है, फिर मुझे क्यों बर्बाद करने में लगा है वो? बस मैं इसी रूम में रहना चाहती हूँ। बिन्नी अंडस को, ओके, मैं जाकर कॉलेज से आती हूँ। मैं तुझे कॉल करूंगी। बिन्नी फाइल्स लेकर एक नजर अनिका को देखकर कॉलेज के लिए निकल गई। इधर एकांश, जिसने तुषार को कॉल लगाया और उससे पूछने पर उसे मालूम पड़ा कि अनिका के घर वालों ने उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए मना कर दिया है, तो गुस्से से एकांश ने टेबल पर अपने हाथ का पंच बनाते हुए उसने टेबल पर दे मारा। उसकी आंखें गुस्से से इस वक्त लाल थी और शीशे की मजबूत टेबल पर इतनी जोर से हाथ मारने के वजह से एकांश का हाथ खून से लथपथ हो गया। उसके हाथ पर पहले भी दीवार पर मारने की वजह से जो जख्म बने थे अभी मौजूद थे, ऊपर से ये अलग। एकांश के हाथ की एक एक नस साफ साफ दिखाई दे रही थी। वही उसके माथे की लकीरें इस वक्त इतने ज्यादा उभर में थी जिसे देखकर उसके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था। बिना अपने हाथ की हालत देखे एकांश ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। अनिका, जो बेड पर लेटे फूट फूट कर रो रही थी, उसे अपने कमरे में फोन की रिंगटोन सुनाई दी। उसने हैम्पर तरफ देखा जिसमें से वो आवाज आ रही थी। अनिका ने अपने रोते हुए लाल चेहरे से आंसू पोंछे हुए उस हैम्पर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया जिसमें से काफी महंगा वाला फोन निकला। कॉल की रिंगटोन अभी भी बज रही थी। अनिका ने कॉल रिसीव किया। इधर एकांश, जिसने अनिका को कॉल लगाया था, अपने ऑफिस के केबिन बैठे दांत पीसते हुए कोल्ड वॉइस में कॉल पर बोला, अंडस को, आई वांना मीट यू नाउ स्वीट हार्ट। इसी वक्त मुझे तुमसे मिलना है, वरना वो तुम्हारा छोटा कजिन भाई, जिसकी बहुत जबान चलती है, मेरे आदमी, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एकांश की आवाज में दरिंदगी और गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। फोन पर एकांश की बात सुन अनिका जैसे सुन्न रह गई, जैसे उसे कोई सदमा से लग गया हो। टू बी कंटिन्यूड गाइज। अगले चैप्टर में अनिका के फिर से तोते उड़ेंगे। टीयर्स ऑफ जॉय। देखते हैं अब एंग्री बॉय एकांश अनिका को किस तरीके से अपने पास बुलाकर ट्रीट करेगा और कैसे होगी इन दोनों की शादी।